morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 2 in your civics book, that is the constitutional design, right? तो अब तक हम जो है साउथ अफ्रीका की स्टोरी को स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे नेल्सन मंडेला जैसे जो लीडर्स थे उनकी मदद से जो अफ्रीका था वो क्या करता है, वो सक्सेसफुल होता है अपार्थाइड सिस्टम से निकल के अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि भारत में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, बनाया गया, ठीक है, किस तरीके से उसको जो है डिज़ाइन किया गया, वो सब चीज़ें। सो ओपन योर सिविक्स बुक, पेज नंबर 45, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का बनना, किस तरीके से हमारे संविधान का जो है निर्माण हुआ था। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो था बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उसको बनाया गया था, सेम उसी तरीके से भारत में क्या था, उस समय आज़ाद हुआ था, ठीक है, एक नई कंट्री थी भारत, और एक बहुत बड़ी कंट्री थी, बहुत बड़ा जो है इसका जो है डेमोग्राफिक थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और उसी समय जो है हम पार्टीशन से आए थे, ठीक है, भारत का पार्टीशन हो गया था, तो बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस थी जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया। The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens। मतलब ये वो समय था जब सब्जेक्ट्स मतलब हम लोग क्या थे, हम गुलाम थे, और गुलाम से हम लोग क्या बन रहे थे, हम लोग सिटीजन्स बन रहे थे, ठीक है। तो ये वो समय था जहाँ हम गुलाम से कि जो है नागरिक में कन्वर्ट हो रहे थे, कि हम लोग आज़ाद थे और हम लोग जो है अब हमें नागरिकों की दृष्टि से देखा जाएगा, ना कि जो है सब्जेक्ट्स की दृष्टि से। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। धर्म के बेसिस पे कंट्री को जो है कंट्री का जो है पार्टीशन किया गया था। मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, और इंडिया जो है क्या था, एक सेकुलर कंट्री बना था, सभी धर्मों के लोगों को यहाँ रहने की आज़ादी थी। दिस वॉज अ ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों ही कंट्री के जो लोग थे उनके लिए बहुत ही मतलब उनको परेशान करने वाला, दुख देने वाला एक जो है कंडीशन थी, सर्कमस्टांसेस थे। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence। जो विभाजन के समय जो हिंसा हुई थी उसमें दोनों ही देशों के लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि छोटे छोटे राजाओं के जो राज्य थे, ब्रिटिशर क्या उनको बोल के चले गए थे कि आपकी मर्जी है कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो, या फिर आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, राजा रजवाड़ों के जितने भी राज्य थे, वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाए थे कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है, या ये लोग अपना अकेला ही अपना राज्य बनाएंगे, ठीक है। The merger of these princely states was a difficult and uncertain task। इन जो princely states को अपने साथ मर्ज करना, अपने साथ मिलाना, दोनों ही पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए ही बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today। जब जो है हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस समय भारत का जो फ्यूचर था वो इतना सुरक्षित नहीं महसूस किया जा रहा था कि हाँ हमारा जो फ्यूचर होगा वो इतना सेफ सिक्योर होगा जितना कि वो आज वास्तव में है। The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the countries। क्योंकि देखो उस समय कंडीशन ही ऐसी थी, ना तो हमें अभी तक ये पता था प्रिंसली स्टेट्स हमारे साथ आएंगी या नहीं आएंगी, इतने लाखों लोग मर रहे थे पार्टीशन में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, अनसर्टेन चीज़ें थी, जिसकी वजह से एंजाइटी थी, चिंता थी, परेशानी थी। जो भी मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको उनके मन में भारत के प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लेकर। The path to constitution, despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the constitution। इतनी सारी डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी जो संविधान के निर्माता थे उन सब के पास एक क्या थी, एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी। Unlike South Africa, they did not have to create a कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। मतलब साउथ अफ्रीका की तरह इन लोगों को एक कंसेंसस लेने की ज़रूरत नहीं थी,
मतलब एक लोगों का मत जानने की ज़रूरत नहीं थी कि भारत को किस तरीके का देश बनना होगा। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड evolved ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब इस तरीके का जो कंसेंसस था, कंसेंसस क्या होता है कि लोगों की इच्छा क्या है, वो उसी समय पता चल गई थी जब भारत अपने आज़ादी का संघर्ष कर रहा था। अवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। जो हमारा नेशनल मूवमेंट था आज़ादी का, वो सिर्फ और सिर्फ एक विदेशी ताकत के खिलाफ लड़ा गया युद्ध ही नहीं था। इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ये क्या कर रहा था, हमारी कंट्री को रेजुविनेट भी कर रहा था, एक नए तरीके से उसका निर्माण भी कर रहा था, और जो हमारी कंट्री, हमारी जो सोसाइटी थी, हमारी जो पॉलिटिक्स थी, उसको ट्रांसफॉर्म भी कर रहा था। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. बहुत सारे differences थे सोच में, opinions में लोगों की कि आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पे जो है चलना होगा। Such differences exist even today. इस तरीके के differences जो है आज भी exist करते हैं। Such yet some basic idea had come to be accepted by amongst everyone. लेकिन कुछ जो basic idea है वो लगभग सभी के द्वारा जो है उनको accept कर लिया गया है। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में एक ड्राफ्ट क्या होता है, एक रफ स्ट्रक्चर बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने, मोतीलाल नेहरू ने, और उनके जो 8 दूसरे कांग्रेस लीडर्स थे उनके साथ मिलकर। इन 1931 The resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 में एक रेजोल्यूशन लाया गया कराची सेशन में, जहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि आज़ादी के बाद भारत को किस तरीके से हमें बनाना है। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchising. ये जो दोनों ही डॉक्यूमेंट थे ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पक्षधर थे, मतलब चाहते थे कि जितने भी लोग एडल्ट होंगे उनको वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, राइट टू फ्रीडम होगा, इक्वालिटी का राइट होगा, एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। माइनॉरिटीज़ कौन होती हैं, जिनकी संख्या, ऐसे लोग जिनकी कम्युनिटी की संख्या जो है कम होती है। ठीक है, जैसे कुछ धर्म के लोग हो गए जिनकी संख्या बहुत ही कम है भारत में, तो ऐसे माइनॉरिटी के लोगों की रक्षा करना आज़ाद भारत में जो है संविधान में इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. मतलब कुछ ऐसी बेसिक वैल्यू थी जिस पे बहुत पहले सहमति जो है लीडर्स की बन चुकी थी, जब तक कि जो असली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, जिसने संविधान को बनाया, उस असेंबली को हम, उन लोगों की असेंबली को, उन लोगों की ग्रुप को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। ठीक है, द फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting right only to the few. On that basis, the British had introduced very weak legislatures. Britishers ने क्या किया था, सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। इस तरीके से उन्होंने लेजिस्लेचर को बहुत ही कमज़ोर बनाया था। सारे लोग अगर वोट देंगे ही नहीं तो अच्छी सरकार कैसे बनेगी, जो लेजिस्लेचर होगा वो तो कमज़ोर ही रहेगा। Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministers all over British India. These were not fully democratic government. 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे, क्योंकि उसमें कुछ ही लोगों ने वोट किया था, सभी के पास वोटिंग राइट नहीं था, तो इसलिए ये जो इलेक्शन थे ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं थे। But the experience gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution. लेकिन ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, ये जो है एक ऐसी कंट्री के लिए जो कि अभी नई नई बनने जा रही थी, आज़ाद होने जा रही थी, और उसको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसने उसका क्या करा, एक तरीके से मार्गदर्शन किया and working in them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. यही वजह है कि हमारे भारतीय संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या अडॉप्ट किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स अडॉप्ट की है, प्रोसीजर्स अडॉप्ट किया है कॉलोनियल लॉज से, जो भी ब्रिटिशर्स के लॉज थे उनसे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. बहुत सालों तक जो बहुत सालों से जो चीज़ें सोची जा रही थी, ठीक है, and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. जो हमारा लीडर्स थे उनको फ़ायदा क्या हुआ था कि उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को देख के काफ़ी कुछ सीख लिया था।
but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. बहुत सारे जो लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने हिस्ट्री में स्टडी किया था अभी, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग चीज़ों से लोग इंस्पायर्ड थे। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसने जो है भारत के बहुत सारे लीडर्स को इंस्पायर किया था कि हमें अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को जो है किस तरीके से इकोनॉमिकली और सोशली इक्वल बनाना है। येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग वट अदर्स हैड डन, लेकिन सिंपली वो इमिटेट यानी कि सिंपल उसकी कॉपी नहीं कर रहे थे जो लोगों ने अपनाया, ठीक है, सिर्फ उससे इंस्पिरेशन ले रहे थे, एग्जैक्ट उस चीज़ को कॉपी नहीं कर रहे थे। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दीज थिंग्स सूटेड आर कंट्री, मतलब हर स्टेप पे वो ये चेक जरूर कर रहे थे कि जो चीज़ें बाहर हो रही है, दूसरी कंट्रीज में हो रही है, क्या वो सभी चीज़ें जो है हमारी अपनी खुद की कंट्री को भी सूट करेगी या नहीं, ठीक है। तो क्या हो रहा था, मतलब हम सिर्फ इमिटेट नहीं कर रहे थे, कॉपी नहीं कर रहे थे दूसरों की जो है रेवोल्यूशंस को, जो भी अच्छी चीज़ें उनके कॉन्स्टिट्यूशन में थी, लेजिस्लेचर में थी, हम उसकी सूटेबिलिटी देख रहे थे इंडिया के कंटेक्स्ट में। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, सभी फैक्टर्स ने हेल्प करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, अभी हमने बताया, डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, उन लोगों का, उन लीडर्स का जो ग्रुप था जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे, उनके ग्रुप को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Who then were the makers of the Indian Constitution? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making of the Constitution. क्या है, देखो किन लोगों ने, जिन भी लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी एक ब्रीफ डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है, उनमें से कुछ लीडर्स की। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड the constitution was done by an assembly of elected representatives called the constituent assembly। जो ड्राफ्टिंग थी, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ड्राफ्ट करना, बनाना उसको, उसकी सारी ड्राफ्टिंग जिसने की थी वो जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब वोट देके उनको चुना गया था, और उनको क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946 में इनके इलेक्शन किए गए थे। Its first meeting was held in December 1946. Soon after the country was divided into India and Pakistan. जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसके जस्ट बाद इसकी पहली मीटिंग बुलाई गई थी। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. ठीक है, उसको भी दो भागों में बांटा गया, एक Constituent Assembly इंडिया की थी और दूसरी पाकिस्तान की। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members, यानी कि 299 मेंबर्स वो थे जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे। The Assembly adopted the Constitution on 26 नवंबर 1949। हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। बन के तैयार तो वो 26 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन उसको अडॉप्ट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ये आपको पता है कि रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको हर साल मनाते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। हम लोग जो है 50 साल पुराने इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बनाए हुए संविधान को क्यों एक्सेप्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो सिर्फ उसको बनाने वाले मेंबर्स के व्यूज को ही जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, मतलब अपने समय के एक बहुत बड़े जनमत का जो है ये प्रतिनिधित्व करता है कि बहुत सारे लोग क्या चाहते थे उसी को रिफ्लेक्ट करता है। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties। बहुत सारी कंट्रीज हैं उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बार बार जो है लिखना पड़ता है, क्योंकि बहुत उनकी कंट्री के बहुत सारे लोग जो है कुछ बातों से उनकी सहमत नहीं होते हैं। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं है, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर बन के रह गया है, ठीक है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, कोई भी उसका पालन नहीं करता है। द एक्सपीरियंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, लेकिन हमारा
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपीरियंस था वो अलग था। ओवर द लास्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पिछले 50 सालों में बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत सारे प्रोविजंस को क्वेश्चन किया है, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो उसकी बेसिक लेजिटिमिटी है उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या ग्रुप ने क्वेश्चन नहीं किया है। ये सबसे बड़ी सफलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India। ठीक है, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो लोग जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था। देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम। ठीक है, उस समय क्या था, सभी के पास वोटिंग राइट नहीं था। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको डायरेक्टली सभी लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन्ड अबव। ठीक है, जो भी पहले उस समय के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे उन्होंने इनको चूज किया था। This ensures a fair geographical share of members from all the regions of the country. The assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle। जो भारत का आज़ादी के संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी थी कांग्रेस, उसका जो है बहुत ज़्यादा इस पर क्या था, डोमिनेशन था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के जो है लोग थे, अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप के लोग थे। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। ठीक है, जो जितने भी मेंबर्स थे अलग अलग कास्ट से आते थे, अलग अलग रिलीजन से आते थे, ऑक्यूपेशन से, अलग अलग क्लासेस से, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट्स कंपोजिशन वुड हैव नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट। देखो, इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्ट, मतलब कह रहे हैं कि अगर हम इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से भी इलेक्ट करते हैं, क्योंकि भारत का पूरा जो नागरिक है, सभी नागरिक है, वो वोट देके भी अगर इनको इलेक्ट करते तो भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो वो उससे ज़्यादा अलग नहीं होता जिस तरीके का वो आज बना है। ठीक है, फाइनली द मैनर in which the Constituent Assembly worked gives sanctions to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner। मतलब किस तरीके से उन्होंने काम किया, पूरे खुले तरीके से सिस्टमैटिक वे में उन्होंने काम किया। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए और उन पे जो है सबकी सहमति ली गई। Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a constitution for discussion। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाएगी जिसको जो है हेड कौन थे उसके, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और फिर उसको डिस्कस किया। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट मतलब जो एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसके ऊपर बहुत डिटेल में जो है डिस्कशन कई बार किया गया, थॉरो डिस्कशन किया गया। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज, हर एक क्लॉज बाय क्लॉज होते हैं ना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक एक क्लॉज को बहुत ही थॉरली डिस्कस किया गया, उसके बाद उसको फाइनलाइज एक्सेप्ट किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर। 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट्स क्या होते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, सुधार। ठीक है, कि ये पॉइंट ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो इस तरीके से 2000 से भी ज़्यादा बार उसको चेंज किया गया, उस पर अमेंडमेंट्स की गई। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। ठीक है, 114 दिन तक लोगों ने इस पर जो है काम किया, 3 सालों तक। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved। जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया या जो भी स्पोकन वर्ड, ठीक है, जो भी बोला गया हर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसको रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व करके रखा गया। These are called Constituent Assembly debates। इन रिकॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, Constituent Assembly debates कहा जाता है। When printed these debates are 12 bulky volumes। जब इनको प्रिंट किया गया तो 12 बहुत ही बड़े बड़े वॉल्यूम्स, मतलब 12 बुक्स इनकी बहुत मोटी मोटी बन गई। These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution। इन डिबेट से हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके पीछे का रैशनेल क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, उस डिबेट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाला गया है। ठीक है,
दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सबको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप। फर्दर कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? कुछ आइडिया लगा आपको किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया और जो है लोगों को इलेक्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स को चुना गया और उन्होंने मिलके क्या करा? ड्राफ्ट बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। 2000 से भी ज़्यादा जो है अमेंडमेंट्स किए गए। फाइनल जो है बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को 2000 से भी ज़्यादा जो है अमेंडमेंट्स लगे। हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया गया, चाहे वो किसी ने वर्बली बोली है, चाहे कोई रिटन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी को कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की समझ में ना आए, ठीक है, इंटरप्रेट ना कर पाए, तो वो इन डिबेट्स की मदद से, जो ये 12 वॉल्यूम बल्कि वॉल्यूम्स जो हमने अभी बताई ना बनाई गई हैं, उनको समझ के, इनको देख के जो है समझ सकता है कि किस वजह से, क्या रैशनेल है किसी भी पर्टिकुलर जो है क्लॉज का, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल का। ठीक है, ये है। तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे।